दोस्तों नमस्कार, मैं मनु और स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल डुप्लीकेशन ऑफ मनु में। तो आज हम आपको बताएंगे एएनएम के लिए आप लोगों ने जो 1 दिसंबर 2020 में फॉर्म अप्लाई किए थे और आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसके बारे में आज हम बताएंगे कि काउंसलिंग कब से चालू होगा और कैसे चालू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कौन कौन से ले जाना है, सब चीज़ बताएंगे। तो पूरे डिटेल्स से बताएंगे, वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 3/2020 के तहत राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत एएनएम के संविदागत पदों पर चयन हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2020 को आप लोगों ने जो फॉर्म भरे थे, 1 दिसंबर 2020 को आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था अभ्यर्थियों का 1 दिसंबर 2020 को अभ्यर्थियों का ऑनलाइन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ऑनलाइन देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी लिया गया था। आप लोगों का सीबीटी लिया गया था। उक्त स्थान उक्त सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तदनुसार उक्त पद के लिए मेरिट के आधार पर 1:2:5 के अनुपात में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाना है। उस टाइम जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका सीबीटी दिए थे और उसमें आप लोग क्वालिफाइड अगर कर गए हैं तो आपका मेरिट में नाम आया होगा। तो नाम आने के बाद जो है 1:2:5 के अनुपात में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाना है। अभी काउंसलिंग होगा, कौन सा डेट को काउंसलिंग होगा इस चीज़ को हम अभी बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। समिति के वेबसाइट स्टेट हेल्थ एसोसिएटिव बिहार के ओरिजिनल पर अपलोड या प्रकाशित कर दिया गया है। प्रकाशित शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधा क्रम के अनुसार नहीं है। सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यारोपांत तदनुसार रिक्त के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सीबीटी में शॉर्ट लिस्टेड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोग अगर शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए सभी मूल प्रमाण पत्र कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए तिथि, समय, स्थान जो है निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि तिथि जो है 19/9/2021 यानी कल से जो है आपका बुधवार होगा कल, और समय जो होगा आपका 29/9/2021 दिन बुधवार, समय जो होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होगा। एसआई नंबर जो होगा आपका 001 से लेकर 162 तक के होगा, 29/9/2021 को होगा, और 1 से लेकर 62 तक का, और 10 बजे से 1 बजे तक 1 से 62 तक का कर देना है। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी 162 होगा, और राज्य जो होगा राज्य में ही आपका होगा, राज्य में ही काउंसलिंग होगा। और उसके बाद जो है 30/9/2021 को दिन जो होगा वो गुरुवार होगा, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, जिसमें से 163 से लेकर 324 यानी 324 स्टूडेंट, 324 ये नंबर आपके उसमें होगा। तो 162 स्टूडेंट इसके अंदर आएगा। तो इसमें भी है राज्य में ही होगा। तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे इसी दिन को 2 काउंसलिंग होगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस दिन को 30/9/2021 को जो है 2 काउंसलिंग होगा, जो कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। इसमें जो है 400 इसमें जो है, तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें मतलब बुधवार को कल भी यानी 29 तारीख को भी 2 काउंसलिंग होगा, 2 बजे से 5 बजे तक और 10 बजे से 1 बजे तक। इसमें भी 30/9/2021 से भी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। जैसा जैसा सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा दोस्तों, इतना यहाँ पे 2200 टोटल जो आपका काउंसलिंग, टोटल स्टूडेंट का काउंसलिंग जो होगा दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे जो है संस्थान जो होगा शेखपुरा होगा, शेखपुरा
पटना 14 सेक्टर में होगा। तो यहाँ पे जो है परिवार कल्याण, यहाँ पे सबका अलग अलग दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि टोटल स्टूडेंट का जो होगा काउंसलिंग, टोटल स्टूडेंट जो है यानी 2258 काउंसलिंग करना है। 7 तारीख 10वां महीना 2021 तक को जो है 2258 स्टूडेंट का काउंसलिंग हो जाना है, ये निश्चित है। जितना लोगों ने क्वालिफाइड किया है सबका काउंसलिंग होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या होगा इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। इसको जो है आप लोग सही तरीके से अपने नंबर के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। आपका नंबर जैसे कि 1135 से 1296 के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका काउंसलिंग जो होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच होगा, और डेट जो होगा 4/10/2021 को सोमवार को लिया जाएगा आपका काउंसलिंग। तो उसके बाद देखिए, अब आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसको, इस चार्ट को देख लीजिएगा। चार्ट जाइएगा इस चार्ट को। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले चरण में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम जो होगा 9 बजे से एवं 9:30 बजे से होगा AM से, एवं दूसरे चरण आफ्टरनून यानी दोपहर के समय में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन जो होगा, रजिस्ट्रेशन टाइम जो होगा वो होगा 1:30 में आपको वहाँ पे निर्धारित किया गया है। 1 बज के यानी 1:30 बजे में आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। तो यहाँ पे जो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वे विशेष परिस्थिति में निर्धारित तिथि के अगले किसी दिन उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग जो छूट जाता है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शंस में निर्धारित तिथि के अगले किसी दिन, अगर आपका तिथि जो है ये देखिए, जैसे अगर आपका काउंसलिंग 10/2021 को है और आप इस दिन को नहीं पहुँच पाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको जो है इसके अगले दिन जाके काउंसलिंग करवा लेना है। तो अब तीसरे नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर में शॉर्ट लिस्टेड यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थी उक्त तिथि तक प्रकाशित सूची तिथि के अनुसार निम्नलिखित सभी प्रमाण पत्रों को मूल प्रति एवं उसका एक सौ अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल और जीरोक्स छाया प्रति जीरोक्स अनिवार्य रूप से लाना है। आपको लेके क्या जाना है वो देख लीजिए। आपको सबसे पहला सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब ले जाना होगा। उसके बाद उसका एक जीरोक्स करवा के ले जाना होगा, एक जीरोक्स करवा के ले जाना है। सुनिश्चित रूप से अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखिए अब कर रहा है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है वो देख लीजिए। मैं बता देता हूँ काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ ले जाना है। तो 1 नंबर में आप जो है 1 नंबर में आपको ले जाना है क्या, वो देखिए 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, यानी 2 रंगीन पासपोर्ट साइज ऐसा वाला फोटो आता होगा आपका, ऐसा वाला पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। और उसके बाद जो है उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, आपने जो एग्जाम फिल किया था, एग्जाम में बैठे थे उसमें एडमिट कार्ड मिला होगा, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है दूसरे नंबर में एडमिट कार्ड ले जाना है। और तीसरे नंबर में क्या ले जाना है वो देखिए, फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है। उसके बाद यथा मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, इत्यादि ले जाना है। ये सब चीज़ तो आप लेके जाइएगा ही। तो जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र ले जाना है। आपने जो मैट्रिक पास किया था उसमें जो है आपको मैट्रिक में जो है आपको एक सर्टिफिकेट दिया होगा जो आप मैट्रिक पास कर गए हैं, तो इसका सर्टिफिकेट यानी SLC या TC भी उसको बोलते हैं, SLC या TC उसको बोलते हैं, वो लेके जाना है। और अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट आपको लेके जाना है। और उसके बाद जो है देखिए 5 नंबर में आपको क्या लेके जाना है। इसके बाद 5 नंबर में देखिए क्या लेके जाना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेल आल्सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखिए क्या ले जाना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो डिप्लोमा होगा, 2 ईयर फुल टाइम इन एक्जुअली नर्स मिडवे यानी इसका
एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है एक्सॉलरी नर्स मिडवे होता है। इसका ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी जिस इंस्टीट्यूट से आपने एएनएम का ट्रेनिंग लिया है, कोर्स किया है, उसमें जो आपको डिप्लोमा 2 ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपको लेके जाना है। उसके बाद क्या करा है ये देखिए, उसके बाद जो करा है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्स का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेल आल्सो भी नेसेसरी, यानी आपने जो बिहार नर्स का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आप लोग फॉर्म भरे थे, उसमें जो आपका काउंसलिंग हुआ होगा उसको भी लेके जाना है। उसके बाद क्या करा है ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण के लिए कौन कौन से उम्मीदवार है देखिए, यहाँ पे करा है आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निवास बिहार राज्य में, यानी बिहार राज्य के आप हैं तो ही आपको ये दिया जाएगा। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी यानी मूलवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी प्रमाण पत्र को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर क्या है तो आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है 7 नंबर में क्या कर रहा है देखिए, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ कि निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय आपको लेके जाना है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लेके जाना होगा महिला के लिए, और ये पुरुष के लिए है। तो उसके बाद देखिए 8 नंबर में आपको क्या करा है, देखिए 8 नंबर में आपको जो करा है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट विहित परपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी का द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र अविवाहित और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता के निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। ये महिला के लिए भी यहाँ पे कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए महिला के लिए है, तो ये सब महिला के लिए। और बढ़ते हैं अब 8 की तरफ। 8 नंबर में आपको क्या लेके जाना है वो देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर घोषणा पत्र का होना अनिवार्य है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र आपको लेके जाना है। उसके बाद जो है आपको 9 नंबर में देखिए क्या लेके जाना है, आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इसको बोलते हैं। और ईडब्ल्यूएस के दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी के स्तर में निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक कमजोर वर्ग में आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो है अंचलाधिकारी यानी राजस्व पदाधिकारी के स्तर निर्गत आय प्रमाण पत्र, यानी आय प्रमाण पत्र जो होता है उसका सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना कह रहा है ये। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिए क्या कह रहा है ये, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, यानी आरक्षित पद के लिए आपने दावा किया है, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने अस्थायी अधिवास अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के आते हैं तो अब जो कह रहा है देखिए दोस्तों, ये जो कह रहा है आगे देखते हैं दिव्यांग। ये देखिए अब जो कह रहा है दोस्तों दिव्यांग के यहाँ पे 8 नंबर में जो कह रहा है ये देखिए क्या कह रहा है,
ये क्या कर रहा है, दिव्यांगता के आधार, यानी विकलांग है अगर आप, तो दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम पद प्राधिकार यानी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्कता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट यानी विकलांग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है 8 नंबर में। 8 नंबर में यहाँ पे जो कर रहा है दोस्तों, 8 नंबर नहीं है, ये देखिए क्या कर रहा है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के, स्वतंत्रता सेनानी के जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप मतलब स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र विहित प्रमाण पत्र में मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रमाण पत्र में निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए अब 4 नंबर में क्या कर रहा है दोस्तों, अब खत्म हो गया, बस थोड़ी देर और। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र नहीं करते हैं, अगर आप मतलब ये सब चीज़ जो मांगा है अभी तक अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपका क्या होगा ये देखिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो आपको क्या होगा, देखिए क्या होगा। नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अभी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस सब चीज़ों को जितना हमने ऊपर से लेकर नीचे तक बताया है, अगर आप ये सब चीज़ नहीं लेके जाते हैं तो आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में समय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी। इसके लिए जो है आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव के शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/1/2020 होगी। इसके लिए जो है उक्त पद हेतु आपका जो मतलब फॉर्म फिल किए थे वो कर रहा है। उसके बाद 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, अब छोटा है, बस हो गया है, जल्दी हो गया, बस थोड़ी देर और। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति, यदि आधा जानकारी आपने अगर लिया है, अद्यतन जानकारी आधा जानकारी समिति के अतिरिक्त वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पूरा जानकारी हमने जो बताया है, ये सब जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है वेबसाइट पे इसको मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, तो आपको वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरस्तर देखना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। आप जो है वेबसाइट से कांटेक्ट में रहिए और शॉर्ट लिस्टेड यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS या ईमेल के माध्यम से दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेदार होगी। आपको अगर ईमेल या SMS नहीं जा रही है, आपके मोबाइल पे कैंडिडेट हैं आप और आपके मोबाइल पे SMS या ईमेल नहीं गया है, तो आप इसके लिए जो जिम्मेवार होगा वो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेवार होगा। नोट प्रकाशित शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची मेगा क्रमानुसार नहीं होगी। आपको जो करा है नोट यहाँ पे करा है, देखिए देख लीजिए इसको। अब अंत यह तो अंत भला तो सब भला होता है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे नोट प्रकाशित शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची मेगा क्रमानुसार नहीं होगी। यहाँ पे देख लीजिए राजेश कुमार का साइन है, उप सचिव सह है, प्रभारी रह चुके हैं, प्रभारी हैं ये मानव संसाधन। तो यहाँ पे देखिए यदि कोई इस नोट में क्या लिखा हुआ है इसको भी आप लोग देखिए लीजिए, पूरा देख लिए तो इसको भी देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी बाहरी व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलवाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित कर दे। अगर आपको कोई ब्रोकर आपके कांटेक्ट यानी फर्जी आदमी आपको कांटेक्ट में आ रहा है कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे और हम आपको ANM के पद पे बहाली करवा देंगे, तो ये पूरी आपको ठग रहा है। तो इसके लिए आप जो है बिहार कार्यालय को सूचित अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित कर सकते हैं। ऐसे किसी तत्वों से संलिग्नता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर आप ऐसा करते हुए अगर ब्रोकर के थ्रू आप करते हैं तो आपका जो है
उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो दोस्तों एंड शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे हिसाब से आपका काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो, ये सब चीज़ों को आपको लेके जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड।